बात कर रहे हैं कर्नाटक के सियासी नाटक की, जो लगातार चल रहा है। और जब से जेडीएस और कांग्रेस के इत्तेहाद की हुकूमत बनी है, तब से ये ड्रामा ऑन एंड ऑफ इस तरह से चलता ही रहता है। कभी कोई नाराज तो कभी कोई नाराज, कभी किसी को मनाया जा रहा है तो कभी किसी को मनाया जा रहा है। रिजॉर्ट की जो पॉलिटिक्स है, होटल्स की जो पॉलिटिक्स है, वो उसका एक तरह से हिस्सा बन चुकी है। और सिचुएशन किस तरह से बदलेगी, 24 से 48 घंटे बेहद क्रूशल होने जा रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। एसके दत्ता साहब, मुझे बताइए कि हमने देखा कि एक तरह से कांग्रेस का बड़ा दिल मान लें, या फिर ये एक तरह से सिचुएशन देख लें कि वो एक तरह से बिल्कुल उतावले थे कि कहीं ना कहीं उनकी उस स्टेट में हुकूमत बन जाए। उन्होंने एक तरह की कुर्बानी दी और कुमारस्वामी को उन्होंने सीएम बना दिया। और कुमारस्वामी भी झट से तैयार हो गए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन शायद उनके लिए कभी पैदा नहीं होती। अगर सिचुएशन को उलट दें हम, जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस का खुद का क्रिएट किया हुआ, सिद्धारमैया का क्रिएट किया हुआ ड्रामा ज्यादा है, तो क्या आपको वाकई में लगता है जेडीएस उतनी ही कंफर्टेबल हो गई जितनी कांग्रेस थी? देखिए, कांग्रेस का उदारता और कांग्रेस का प्यार कि किसी एक छोटा पार्टी को वहां पे सरकार बनाने के लिए मौका दे दे और समर्थन दे, ये कांग्रेस का जो प्यार है, ये कांग्रेस का प्यार इसके कांग्रेस पार्टी की खुद की निजी स्वार्थ के लिए है। आपको याद होगा कि कर्नाटका का चुनाव जब हुआ था, उस समय बाकी प्रांतों पे जहां जहां चुनाव हुई थी, सारे जगहों पे कांग्रेस हारी थी और कांग्रेस के पास सिर्फ बच के रह गया था पंजाब। और पंजाब के बाद कर्नाटका भी उनके हाथ से निकल गया था। नतीजा जो निकला था, उस सिचुएशन में उनको किसी भी तरह से कर्नाटका पे सत्ता पे वापस आना था। इसलिए आना था क्योंकि कर्नाटका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग स्टेट है और लोकसभा चुनाव से पहले की परिस्थिति है उस समय की। और कांग्रेस के जो केंद्रीय सरकार, जो केंद्रीय जो नेतृत्व है, उसको, सेंट्रल पार्टी को बहुत बहुत पैसा की आवश्यकता थी। तो नेचुरल है कि ऐसा कोई रिसोर्सफुल स्टेट उनको चाहिए था। बाद में तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आया था कांग्रेस के झोली में, पर उस समय नहीं था क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी। और ऐसा फाइनेंशियली रिच स्टेट की बहुत आवश्यकता थी कि ताकि वो लोग कम से कम आगे के चुनाव की फंडिंग कर सके। और कर्नाटका से जिस तरह से ड्रेन ऑफ रिसोर्सेस हुआ है, वो बहुत हद तक उस चीज का पूर्ति किया था आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के कैंपेन और कैंपेन स्ट्रेटेजी को चलाने में। तो कहीं ना कहीं पे वो एक बहुत बड़ा कारण था, सत्ता पे किसी तरह से रहना और उसके साथ साथ सरेआम वहां पे भ्रष्टाचार चलाना। और उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि वहां पे जो एक विवादित स्टील प्लांट के लिए जो जमीन दी गई थी लीज पे, उसको जिस हिसाब से कम रकम पे और मार्केट रेट के हिसाब से 1/3 मार्केट रेट के, ओरिजिनल मार्केट रेट के 1/3 के हिसाब से, जिस हिसाब से उस जमीन को बेच दिया गया है उस स्टील प्लांट को, और स्टील प्लांट के जो मुखिया है वो कांग्रेस के बहुत करीब है। तो नेचुरल है कि ये तमाम चीजें, सब चीजें सामने आ गया है। और वहां शुरुआत, अभी जो मौजूदा क्राइसिस है, उसी चीज को लेके हुआ है। जिस तरह से मतलब कि एक लीज किया हुआ जमीन को जिस हिसाब से मतलब आप गैर कानूनी वे में उसको बेच देते हो एक पार्टिकुलर घराने को जो आपके फंडिंग करती है या फिर आपके बहुत करीब है। और वहां से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई क्योंकि कई सारे एमएलएस ने विरोध किया उस चीज का, उनकी सुनी नहीं गई और फिर इसके हौले हौले करके इस तरह के सिचुएशन अनफोल्ड हुआ। कुमारस्वामी जो हमेशा कहते थे कि मैं नीलकंठ का, इस तरह का इल्जाम लगाती है रेड्डी ब्रदर्स को लेकर, बीजेपी को लेकर, पर साबित नहीं कर पाई ना कांग्रेस उस चीज को साबित नहीं कर पाई। ये चीज तो आरटीआई के माध्यम से साबित हो गई ना, ये सारी चीजें। और कुमारस्वामी जो लगातार कहते कि मैं नीलकंठ का विष पी रहा हूं और मुझे कहीं ना कहीं पे मतलब कि रो के मैं सरकार चला रही हूं वहां पे, और सरकार पे मेरा कोई वजूद नहीं है। यही सब हकीकत है उसके पीछे, जिसके चलते आज इस तरह का दुर्दशा हुआ है वहां पे। आज के डेट में जितने सारे बागी विधायक हैं जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, वो सब के सब उस इलाके के कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं जहां पे वो स्टील प्लांट मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पे जनता के बीच में भी उनकी थू हो रही है। दूसरा ये है कि जिस तरह की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कम से कम जनता दल, सेक्युलर, कांग्रेस पार्टी मध्यवर्ती चुनाव में
में नहीं जाना चाहती है कर्नाटका में, क्योंकि उनको पता है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर चुनाव में जाते हैं। और ये बागी विधायक भी जितने सारे हैं, ये लोग भी मतलब कि चुनाव में नहीं जाना चाहते, ये चाहते हैं वहां पे एक वैकल्पिक सरकार बने वहां। और उसके लिए इन लोगों ने मतलब कि मुंबई में जाके डेरा लगा लिया है और कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे वापस नहीं आएंगे। अब अगर मान लीजिए 48 घंटे के अंदर या फिर 60 घंटे के अंदर वहां पे ऐसी परिस्थिति बनती है कि वहां पे मौजूदा सरकार किसी भी तरह से विफल हो जाती है अपना कुर्सी बचाने में, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, ये तमाम जितने सारे बागी विधायक है ये लोग इस्तीफा देते हैं असेंबली से। अगर इस्तीफा देते हैं तो जो मैजिक नंबर है वो अपने आप में नीचे आ जाता है, फिर भाजपा को और कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इनके पास जो अभी 106 का जो स्ट्रेंथ है उसी से ये लोग आराम से वहां पे सरकार बना लेंगे। ये एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है कि सस्पेंडेड एनिमेशन पे असेंबली को रख दिया जाए, गवर्नेंस रूल लागू हो जाए और वहां पे फिर चुनाव हो। जिस तरह की परिस्थिति है उस परिस्थिति में बीजेपी के हाथ में गरम गरम समोसा भी है और दूसरे हाथ में रसगुल्ला भी है। उसको तय करना है कि पहला कौन सा लेना चाहते हैं, समोसा लेना चाहते हैं, समोसे से तो हाथ जल जाएगा अगर गरम गरम हाथ पे रखा जाएगा। मुझे लगता है यशवीर आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि अगर ये सरकार गिरती है तो भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है, इलेक्शन होते हैं तो भी जिस तरह के फिलहाल हालात हैं कर्नाटक में, क्योंकि पहले भी आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे और लोकसभा में इलेक्शन में भी शानदार परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, और अगर अभी वहां पर इलेक्शन होते हैं तो जाहिर सी बात है सिचुएशन ऐसी लग रही है कि फिर से आप जो है मेजोरिटी में वहां पर आ जाएंगे। तो दोनों ही तरह से विन विन सिचुएशन है, दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके, इसीलिए आप बार बार कह रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस से कि ये हमारा किया धरा नहीं है। नहीं, वो तो स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस सब में जो पिछले 2 दिन से चल रहा है घटनाक्रम, इसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। चुनावों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी तत्पर रहती है। 23 मई को चुनावों के परिणाम आने के बाद 2019 लोकसभा चुनावों के हम 2024 की तैयारियों में लगे, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो गए, हम आगे बूथों पर जाने लगे, हमारी सदस्यता अभियान शुरू हो गया, वो विषय अलग है। चुनावों के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। लेकिन प्रमुख विषय क्या है कि जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए तो जिस प्रकार से तत्कालीन जेडीएस सरकार को कर्नाटक की जनता ने उखाड़ फेंका था और बिल्कुल उसको नकार दिया था और तीसरे नंबर पर ला फेंका था, बावजूद उसके कर्नाटक की जनता पर उसको थोप देना, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसकी कर्नाटक की जनता की बददुआएं भी लग रही हैं कि हमने इनको नकार दिया था, हमने स्वीकार नहीं किया था और भारतीय जनता पार्टी को हमने सबसे अधिक सीटें जीती। वो बात ठीक है, बहुमत नहीं मिले, इस नाते से हम अपना आपको सिद्ध नहीं कर पाए, ना हमारा मुख्य सरकार बन पाई, लेकिन वहां की जनता ने जेडीएस को नकारा था, उसके भ्रष्टाचार के कारण नकारा था, जैसे दत्ता जी ने कई चीजें बताई भी। प्लस एक वहां बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको लेकर बड़े विषय चला हुआ है क्योंकि वो मुख्यमंत्री के खुद के पास है वो डिपार्टमेंट, लेकिन एक विधायक है परमेश्वर, वो उसे अपने पास लेना चाहते हैं, तो उसको लेकर बड़ा विवाद चला हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ आरोप लगा, मैंने शुरुआत में भी कहा, लगाकर अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं इस सबके पीछे कुछ कारण भ्रष्टाचार भी है। कोई मंत्री मलाई मार रहा है, कोई विधायक मलाई नहीं मार पा रहा है। अब देखिए जो विधायक नाराज होकर जा रहे थे, उन्हें लालच दिया रहा है मंत्री बनाने का, तो मंत्री बनाकर वो क्या करने वाले हैं, क्या गुल खिलाएंगे, वो सबके ध्यान में है। कांग्रेस से भी उसके विधायकों का मोह भंग हो चुका है और कुमार स्वामी से कांग्रेस के सभी विधायकों का मोह भंग हो चुका है। खासकर सिद्धारमैया के जो विशेष सिपा सलार है, जो उनके नजदीक विधायक हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कुमार स्वामी को एज मुख्यमंत्री, तो आप पूरा जगत जाहिर हो गया है कि इसके पीछे कौन है। बात आपने कहा कि चुनावों की, अब आगे घटनाक्रम क्या चलता है। वर्तमान में तो वहां सरकार चल रही है और सरकार को बचाने के लिए कुमार स्वामी ने सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे जेडीएस के हो। नए मंत्री बनाए जाएंगे, उनको लॉलीपॉप दी जाएगी, सरकार चलाएंगे। लेकिन कर्नाटक की जनता देख रही है, कर्नाटक की जनता समझ रही है इस बात को, किस प्रकार से ढुलमुल तरीके से सरकार चलाई जा रही है, किस प्रकार से बोझ रख दिया है कर्नाटक की जनता पे। अगर खुदा ना खास्ता अगर आगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर बाद भी अगर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां की जनता कांग्रेस और जेडीएस को उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, चलिए वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अनिल जी, क्या ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जिस तरह से अभी कांग्रेस ने भी और साथ साथ जेडीएस ने भी तमाम जो वुज़रा हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, उनके इस्तीफे ले लिए हैं, ये हो कि पूरा रिशफल किया जाए और उसमें जो बाकी जो एमएलएज हैं उनको पूरी तरह से खुश किया जाए और कुमारस्वामी ही सीएम बने रहे? क्या ये भी आपको लगता है कि ये भी एक सिचुएशन हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। ये
बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो कांग्रेस और जेडीएस की दोनों तरफ से। देखिए इस वक्त कांग्रेस और जेडीएस का दोनों का पूरा जोर ये लग रहा है किसी भी तरह सरकार सरवाइव कर जाए, क्योंकि अगर सरकार नहीं सरवाइव कर पाती, वहां पर विधानसभा भंग हो या ये सरकार फेल हो, तो इन दोनों पार्टियों का जो भविष्य है वो काफी खराब, फ्यूचर जो है वो काफी खराब दिख रहा है। भाजपा का पहले से दिख रहा है, तो इसलिए ये रिस्क लेने में दोनों पार्टियां अभी बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम चुनाव के मैदान में जाएं। तो उससे बचने का एक ही तरीका है, किसी भी तरह ये सरकार चलती रहे, और सरकार को चलती रहने का जो एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसमें अपने आप को संभालने का यही एक तरीका दिखा। सभी से इस्तीफे ले लिए गए, कांग्रेस ने भी ले लिया है और कुमार स्वामी ने जेडीएस से भी ले लिया है। सिर्फ इसलिए लिया गया है कि उन 13-14 विधायकों को ये मैसेज केवल देने के लिए नहीं, भिजवा भी दिया गया है, ये भी जानकारी है कि आप वापस आओ और आपकी जो मांगे हैं, मांगों में सिर्फ वही मंत्रिमंडल और इन सब की ज्यादा डिमांड है, चूंकि वो पीछे रह गए थे, उनमें कि आपकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। आपकी इच्छाएं पूरी करने के बाद, चूंकि भी 13-14 ये मंत्री तो वहां काफी बनने हुए हैं, तो उनके उसके बाद बाकी लोगों में किसी तरह सामंजस्य बिठाकर सरकार को आगे, सरकार की गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कुमार स्वामी रहेंगे या सिद्धरमैया, तो मैं तो जो समझता हूं कि अगर सिद्धरमैया या कांग्रेस कुमार स्वामी के नाम पर तैयार होती है और होगी, क्योंकि इन स्थित परिस्थिति में देखिए एक तरफ ध्यान दीजिए जो राजनीति है कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर वो काफी इस वक्त डिगमगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक नेतृत्व का न होना, जो एक ऊपर से आप कहें कि आदेश आता है या डायरेक्शन आता है या गाइडलाइन, वो भी कमजोर कड़ी पड़ी हुई है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी प्रयास होगा कि सरकार चले, एनी हाउ चले, अभी इस संकट से तो उभरे। और अगर ये शर्त सामने आती है अंदर अंदर कि नहीं कुमार स्वामी नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट कोई सीएम होंगे, चाहे वो सिद्धरमैया हो या कोई, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद देवी गौड़ा जी भी और कुमार स्वामी भी इस परिस्थिति में अभी ये स्वीकारने को तैयार हो जाएंगे कि कांग्रेस का ही कोई व्यक्ति बन जाए, लेकिन सरकार को किसी तरह वर्तमान परिस्थितियों में स्थिर रखा जाए, सरकार को चलायमान किया जाए, बागडोर न बीजेपी के हाथ में और न गवर्नर के हाथ में जाने पाए। क्यों? क्योंकि उसका सीधा सा एक है कि अभी तो 13-14 ही टूट कर गए हैं, अंदर अंदर कांग्रेस और जेडीएस में जिस दोनों पार्टियों को जो स्थिति है वर्तमान में और भविष्य दिख रहा है, तो बहुत से नेता और विधायक टूटने को बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो पर्दे के पीछे भाजपा चाल चल रही है, जो भाजपा खेल कर रही है, ठीक है, उसका कहना अधिकार है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन निश्चित रूप से एक राजनीतिक चालें जो होती हैं, जो राजनीतिक कूटनीति होती है, भाजपा निरंतर कर रही है और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का अस्तित्व और जेडीएस का अस्तित्व पूरा कर्नाटक में खत्म कर देगी, अगर इसमें कांग्रेस और जेडीएस इस संकट से उबरे नहीं तो। जी दत्ता जी, देखिए सारे एमएलएस जितने हैं, ये जो 13 एमएलएस है, ये 13 एमएलएस अगर वापस भी चले जाते हैं जनता दल, सेक्युलर और कांग्रेस में, और एक जो इंडिपेंडेंट एमएलए है नागेश, जैसे उसने गवर्नर साहब को पूरा लिखित में दे दिया है, पत्र है वो मीडिया के सामने आ चुका है कि वो बीजेपी के सरकार को समर्थन देगा। कल को अगर वो इंडिपेंडेंट एमएलए है तो वो भाजपा में शामिल भी हो सकता है, या फिर भाजपा के जो एनडीए की जो एक वो है, एक ओवरऑल जो एक कॉन्ग्लोमरेट है, उस पे भी वो मौजूद शामिल हो सकता है। वैसे सिचुएशन में अभी मौजूदा जिस तरह की असेंबली की स्ट्रेंथ है, उस पे जैसे मैंने कहा है कि ये 14 एमएलए मिला के इनका 114 होता है पूरा टोटल स्ट्रेंथ, और हाफवे मार्क जो है वो 113 है। ये एमएलए, इंडिपेंडेंट एमएलए अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो 113 रह जाएगा इनके पास। 113 जो मैजिक फिगर है, जो टच वाला फिगर है, मैजिक फिगर, मैजिक नंबर जिसको कहते हैं। वैसे परिस्थिति में जब भी कोई भी महत्वपूर्ण डिस्कशन हो, बजट हो, कुछ इस तरह की चीजें हो, असेंबली बजट वगैरह हो, वहां पे तो एक मतलब कि कॉन्शियस वोट जो है वो स्पीकर के तरफ से स्पीकर दे सकते हैं बिल को पारित करवाने के लिए, पर हर सिचुएशन में कर नहीं सकते हैं। ये स्पीकर का वोट हर सिचुएशन में नहीं हो सकता है। एक वोट अगर कम हो जाए किसी भी बिल पे, यानी कि 113 के जगह पे 112 अगर हो जाता है कोई भी एक बिल पे, तो अपने आप वो सरकार बर्खास्त हो जाएगी, क्योंकि आप मतलब कि सदन के अंदर आपकी कॉन्फिडेंस आप गवा चुके हो। तो फिलहाल
तमाम जितने हैं बॉम्बे में बैठे हुए, मुंबई में, ये सब के सब अगर वहां भी चला जाए, बीजेपी अगर सिर्फ एक एमएलए को रोकने में सक्षम हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट एमएलए, तब भी भाजपा के लिए विन विन सिचुएशन है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि या तो ये तमाम जितने सारे एमएलएस हैं ये लोग अपना त्यागपत्र देंगे और एक वैकल्पिक ढांचा के लिए परिस्थिति तैयार होगी। वो अगर नहीं होती है तो सस्पेंडेड एमिनेशन होगा, असेंबली को बर्खास्त किया जाएगा और वहां पे गवर्नेंस रूल लागू होगा। ये तमाम जितने सारे दांव पेच है और अंदर की जितने प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से कांग्रेस लीडरशिप और जनता दल सेकुलर लीडरशिप को 6 महीने पहले बैठ के समाधान निकालना चाहिए था। अब बहुत ज्यादा देर हो चुका है। दूसरी बात यहाँ ये है कि पार्लियामेंट पे जिस तरह से अधीर रंजन जी जिस तरह से बोल रहे थे आज, अरे पूरे देश में आर्टिकल 356 और आर्टिकल 357 का मिसयूज और रैम्पेंट मिसयूज करना, वो तो पूरा देश में कांग्रेस ने सिखाया है। इस पूरे देश में आपकी जब सरकार रही है केंद्र में, कम से कम 50-55 बार आप लोगों ने मतलब कि इन दोनों धाराओं का गलत इस्तेमाल किया है पूरे देश भर में। और तमाम जितने सारे विपक्ष की सरकारें हैं, बिना किसी राइम और इज्म के चलते आप लोगों ने बर्खास्त किया। याद कीजिएगा वो दौर जब अकाली दल की लेजिटिमेट सरकार पंजाब में बर्खास्त हुई थी और भिंदरवाला को आप लोगों ने खड़ा किया था, और उसके बाद नतीजा क्या हुआ था? पंजाब में आतंकवाद सरेआम आ गया था और खालिस्तान मूवमेंट आ गया एक बुरे का जवाब बुरे से दिया जाएगा। नहीं तो कांग्रेस को शोभा नहीं देता है ना ये सारी बातें बोलने तो क्या दत्ता जी एक बुरा दूसरे बुरे को जवाब देगा? क्योंकि ये भी खदशा है, ये भी एक डाउट है कि यहाँ के बाद मध्य प्रदेश का रुख किया जाएगा। दोनों में अंतर है। यहाँ पे ऑलरेडी एक अनस्टेबल सरकार है जो ऑलरेडी लंगड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो नहीं है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पूरे अलर्ट पर है। के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है ना, क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस पूरी अलर्ट हो गई है। वहां पे जो 3 इंडिपेंडेंट विधायक है, एक सपा के, एक बसपा के और एक इंडिपेंडेंट, वो तीनों के तीनों जो बाहर से समर्थन दे रहे, वो लोग बहुत ज्यादा नाखुश है कमलनाथ की सरकार से। और कांग्रेस ने जो किया था, हमेशा कांग्रेस ने स्टेबल सरकारों को बर्खास्त किया था। जब डीएमके की सरकार जब बर्खास्त हुई थी तमिलनाडु में, या फिर लेफ्ट फ्रंट की सरकार जब केरल में बर्खास्त हुई थी, या फिर आपके पंजाब में जब सरकार बर्खास्त हुआ था, वो अल्पमत की सरकार नहीं थी। उनके पास बहुमत था, पूरा स्पष्ट बहुमत था। उसके बावजूद भी आप लोगों ने परिस्थिति ऐसा पैदा कर दिया जिसके चलते आप लोग राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू किए। वहां पे मतलब कि माहौल इस तरह का बिगाड़ के समाज के अंदर, और जिस हिसाब से आप लोगों ने सोशल अनरेस्ट रचाया था, वो एक जरिया हो गया था आपके लिए वहां के लेजिटिमेट सरकारों को बर्खास्त करने का। आपकी हिस्ट्री इस तरह की रही है, इतना गंदा हिस्ट्री आपका रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे मशीनरीज का दुरुपयोग आप लोगों ने किया है। किस आधार पे आज आप लोकसभा में आप इस तरह की बातें कह रहे हैं? आप अपनी गिरिबान में झांक के दिखिए ना पहले कि लेजिटिमेट सरकारों को किस हिसाब से आप लोगों ने बर्खास्त किया। हमने ये देखा कि अभी अगर हम बात करते हैं लोकसभा में जो कांग्रेस के लीडर हैं, अपोजिशन लीडर एक तरह से अधीर रंजन हैं, और जाहिर सी बात है उन्हें इसलिए बनाया गया, कर्नाटक से वो आते हैं, एक फायरस लीडर के तौर पर भी उनको देखा जाता है। जी माफ कीजिएगा। तो अगर हम ये देखें कि एक तरह का जो लीडर उनको बनाया गया है, जिस तरह से वो लगातार वहां पर स्पीच दे रहे हैं, और अभी हमने देखा कि एक तरह का काउंटर करने की जो है उन्होंने वहां पर कोशिश की है कि बीजेपी के साथ जो है उन्हें लाके खड़ा किया जाए। आज उन्होंने सवाल ये उठाया है कि दरअसल जो कर्नाटक में किया जा रहा है वो डेमोक्रेसी पर एक तरह का खतरा है। प्लेकार्ड बाकायदा तौर पर हाथों में लेकर उन्होंने ये सब किया है। क्या वाकई में कांग्रेस ने अपने दौरे इख्तियार कभी ऐसा नहीं किया? नहीं, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन ये इतिहास बताने का, वर्तमान में इतिहास को बार बार उठा के रखने का मैं नहीं समझता कोई औचित्य होता है। जैसे दत्ता जी भी कह रहे थे, ठीक है कांग्रेस ने किया, बिल्कुल सच है। एक बार नहीं कई बार तस्वीरें भी देख सकते हैं फिलहाल कि ये कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। ये एक तरह से हॉर्स साथ में रखे और उसमें बीजेपी का एक तरह से कहें कि पुतला है ऊपर, और
जी अनिल जी अपनी बात तो मैं वही कहना चाह रहा था, दत्ता जी ने बातें ठीक बताई, लेकिन बार बार कांग्रेस ये भी तो ध्यान देना कि शुरू से लेके पहले दिन से लेके अभी जुमा 10 साल पहले तक अगर आप देखें तो कांग्रेस का ही शासन काल रहा है। लेकिन अगर वर्तमान बात किया जाए, इतिहास में भी बात किया जाए, तो कांग्रेस बीजेपी ने भी कुल 13-14 साल का ही शासन किया। अगर टोटल जोड़ लिया जाए, उससे रेशियो निकाला जाए तो कम आंकड़े नहीं आएंगे। इन्हीं मोदी सरकार में गोवा का उदाहरण ले लीजिए, उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करके देखिए संविधान बहुमत की सरकार नहीं गिराई है। जब चुनावों के परिणाम आए हैं, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो अन्य पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास किया है। आप गलत आरोप लगा रहे हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप परसेंटेज निकाल लीजिए। अगर आप ध्यान दें तो संविधान की धज्जियां उड़ाने में बीजेपी उससे आगे निकल जा रही है। 2 एग्जाम्पल में दे रहा हूं, देकर एक नॉर्थ ईस्ट का फैसले बदलने पड़े। लेकिन मेरा ये कहना है कि इससे कोई समस्या हल नहीं होती। वर्तमान में जो एक लोकतंत्र पर जो आपका प्रश्न है कि अगर कांग्रेस ये प्रश्न कर रही है तो कांग्रेस को इस प्रश्न का उठाने का अधिकार है, जो कि राजनीति है। लेकिन हाँ, भाजपा को भी कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस समस्या के समाधान का जो एक संवैधानिक रास्ता बनता है उस पे चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी कर्नाटक की समस्या को लेकर शुरुआत में ही भाजपा ने कहीं ना कहीं असंवैधानिक रास्ता अख्तियार किया था, जिस पर जबरदस्त चोट लगी थी। तब भाजपा बैकफुट पर आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भाजपा दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, जिसको कहते हैं फूंक फूंक कर कदम रखना, तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से कांग्रेस कितना भी आरोप लगाए, कितना भी विरोध करे, लेकिन और ये विरोध में दम भी है। ऐसा नहीं है कि भाजपा कह दे कि हमने इसमें कुछ नहीं किया है। पहले दिन से भाजपा ने बनी हुई सरकार को तोड़ने का एक नहीं कई प्रयास किया और वो उसमें लगातार कदम आगे बढ़ाती जा रही है। लेकिन इसकी भाजपा के ऊपर आरोप लगाकर कांग्रेस या जेडीएस आरोप मुक्त नहीं हो सकते। वर्तमान परिस्थितियों के जिम्मेदार पूरी तरह से कांग्रेस और जेडीएस हैं। इनको अपनी कमियां, अपनी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने का सभी राजनीतिक पार्टियों को मुझे लगता है मिलजुल कर एक प्रयास करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहना आवश्यक है, नहीं तो बाद में बता नहीं पाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट के अनिल जी ने उदाहरण दिया है। नॉर्थ ईस्ट पे तमाम जितने सारे चुनाव हुआ था, असेंबली चुनाव, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नेडा, जो भाजपा का एक एक्सटेंडेड अम्ब्रेला है नॉर्थ ईस्ट पे, वो नेडा के जितने सारे नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के जितने सारे घटक दल है, उनके साथ बीजेपी चुनाव लड़ी और ये नेडा के जितने डेमोक्रेटिक जो अलायंस है वो लोग स्पष्ट बहुमत में आए। ये नहीं कि कांग्रेस को वहां पे एक तरह से दरकिनार करके वहां पे सरकारें बनाई गई है। मणिपुर में नेडा जीती थी, मेघालय में नेडा जीती थी, आपके मिजोरम में नेडा जीती थी, नागालैंड में नेडा जीती थी, अरुणाचल में नेडा जीती थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी याद कर लीजिए। उसके बाद वहां पे सरकारें बनी। जहां बात आती है गोवा की, जहां बात आती है गोवा की, गोवा में महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी और गोवा जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनके पास दो एमएलएस थे। वो लोग कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो एनडीए के हिस्सा थे पहले से, चुनाव से पहले। और जब राज्यपाल ने वहां पे मौका दिया गोवा पे, इस प्री पोल अलायंस को ध्यान में रखते हुए वहां पे मौका दिया गया था बीजेपी के साथ, जो महाराष्ट्र देखिए अगर ये तत्परता देखिए दत्ता जी, सवाल ये है कि ये तत्परता अगर कांग्रेस ने वहां दिखाई होती, जो बीजेपी ने दिखाई थी, तो शायद गोवा में कांग्रेस की हुकूमत होती। लेकिन यही वजह है कि उसी के ढीलेपन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और कर्नाटक में भी उसी के ढीलेपन की वजह से पार्टी बीजेपी के साथ पहले से ही थे, ढीलेपन की वजह से हो रहा है। पीपल अलायंस थी उनकी। ये दोनों क्षेत्रीय पार्टी और भाजपा को मिला के वहां पे जो टैली था वो कांग्रेस से आगे था, सिंगल लार्जेस्ट अलायंस पार्टनर के हिसाब से थे। और इसीलिए वहां के लार्जेस्ट पार्टी को तो बुलाया नहीं गया ना गोवा में, मौका दिया था। जी गोवा में बुलाया ही नहीं गया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस वाज नॉट द सिंगल लार्जेस्ट अलायंस पार्टी वहां पे। अलायंस की नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अरे बुशरा जी, प्री पोल अलायंस था वहां पे। आपका गोवा दो उदाहरण होता है, या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आप निमंत्रण दीजिए
कीजिए भाजपा के सरकार पास इस बनाने तरह के का लिए, alliance या या तो बहुमत फिर था, प्री पोल जिसको अलायंस को आप गवर्नर ने बुलाया। अलायंस को आप न्योता दीजिए सरकार बनाने का, या तो फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आप न्योता दीजिए सरकार बनाने का। वक्त की कमी है, कर्नाटक को डिस्कस हम कर रहे हैं और अब देखना ये होगा कि सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होती है, क्योंकि 24 से 48 घंटे बेहद क्रूशियल है। क्या वाकई में कर्नाटक में अलायंस नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी। ठीक है, ये बात मानिए। अलायंस अरे आपने कहा तभी तो राज्यपाल ने ऑफर किया सबसे बड़ी पार्टी को, और गोवा में अलायंस था। मेरे पास वक्त की कमी है, दिया था कि हम बीजेपी के साथ या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या तो फिर चलिए मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।